हेलो, मैं राकेश। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, चैप्टर 2 यानी बहुपद का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। दो चर, पहले तो चर और अचर को समझेंगे कि चर क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, युग्म क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग को हम लोग अच्छा से एक एक करके समझेंगे। देखिए, चर जो होता है ना, हम बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ाए थे। चर चर वह मतलब वह राशि होता है या वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है या जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, उसे चर कहते हैं। या वैसा राशि जिसका मान निश्चित ना हो, उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक जितना भी लेटर है ना, यानी 26 लेटर होता है, टोटल चर के अंतर्गत आते हैं। अब इसको समझे कि आखिर चर कैसे, मतलब ए टू जेड वाला चर कैसे होता है। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए 2x बराबर 10 लिखा हुआ है, तो x बराबर 10/2 लिखते हैं ना, नहीं 5, x बराबर यहाँ पे 5 आ गया। फिर कहीं पे लिखा रहता 3x बराबर 6, तो x बराबर 6/3 लिख दिए, तो 3 दूना के 6 हो गया, तो x बराबर 2 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे x का मान 5 आया है, यहाँ पे 2 आया, यानी एक x का मान देखिए अलग अलग आ रहा है, तो x का मान बदल रहा है ना। उसी प्रकार से ए बी सी डी यानी ए टू जेड यानी 26 तक जो भी लेटर है, वो टोटल का मान कभी स्थिर नहीं रहता, इसीलिए हम इसको चर कहते हैं। अब आता है अचर। अचर क्या होता है? अचर जिसका मान बदलता नहीं है, एकदम फिक्स रहता है, जिस राशि का मान नहीं बदलता है, या जिसका मान स्थिति के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। या वैसा राशि जिसका मान निश्चित हो, वह अचर कहलाता है। देखते हैं ये अचर क्या होता है, हम लोग समझते हैं। जिसे कहने का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये जो है ना, अगर ये 1 लिखा हुआ है तो केवल और केवल 1 ही रहेगा, इसको 2 नहीं बोल सकते हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो केवल और केवल ये 2 ही बोल सकते हैं, 2 के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते हैं। 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5। इस टाइप से कोई भी डिजिट रहेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, अब इसमें था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दो चर वाला होगा। यानी जैसे एक x रहेगा तो एक y रहेगा, एक a रहेगा तो एक b रहेगा, एक p रहेगा तो एक q रहेगा। इस टाइप से आपको दो चर रहेगा। ये रैखिक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। देखिए, आप लोग बहुपद चैप्टर में पढ़े थे। बहुपद जिसे कहने का मतलब आपको बताए थे कि कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए, इसे यहाँ साइड में आपको बता रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है 2x+4, यहाँ लिखा हुआ है 2x+4 बराबर 0 या कुछ भी लिखा हुआ, तो केवल 2x+4 जो लिखा हुआ है ना, ये आपको बहुपद होता है। लेकिन 2x+4 जो लिखा बराबर 0 या बराबर कुछ भी रहेगा, 10 2 3 5 कुछ भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, तो जिसमें बराबर का चिन्ह रहेगा यानी इक्वल का साइन रहेगा, वो समीकरण कहलाता है, अर्थात इक्वेशन कहलाता है। बराबर में कुछ है उसे मतलब नहीं है, जिसमें बराबर का साइन नहीं रहेगा वो आपको बहुपद कहलाता है। लेकिन इसमें जो पढ़ना है ना, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है। इसमें देखिएगा एक ही चर है, 2x है, तो यहाँ 2 है, यहाँ x, इसमें चर एक ही है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला। दो चर का मतलब कि x रहेगा और y रहेगा, a रहेगा, b रहेगा, c रहेगा, d रहेगा, कम से कम दो चर होना चाहिए। और रैखिक का मतलब क्या होता है समझेंगे। दो चर तो समझ गए, अब रैखिक का मतलब क्या होता है, समीकरण समझा दिए। रैखिक बहुपद आपको बताए थे, यानी चर का घात आपको एक होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x नहीं प्लस 4y, इसको पहले इरेज करते हैं। अगर लिखा हुआ है 2x² प्लस 4y बराबर 6, तो ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, लेकिन इन्हें दो चर वाले समीकरण होंगे, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चर का घात 2 है, यानी दो चर वाले द्विघात समीकरण ही हो जाएंगे, क्योंकि चर का घात कितना है? 2 है। लेकिन हम लोग रैखिक समीकरण समझेंगे, तो रैखिक समीकरण में हमेशा घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आगे समझते हैं क्या होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, इसका हम डिफिनेशन समझें। इसको समझने से पहले इसका पहले समझे कि ए बी तथा सी एक वास्तविक संख्या हो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है।
यानी मेरा कहने का मतलब हुआ, इसको पहले खत्म करते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ ना कि ए बी और सी जो है ना, ये एक रियल नंबर होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होना चाहिए। और ए बी सी जब वास्तविक संख्या होगा तो ए एक्स प्लस टू वाई बराबर 10 लिखा हुआ है, तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ आपको 1 2 3 0, कुछ जीरो नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा। हालांकि जीरो भी रहेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है कि जीरो अगर रहेगा ना तो आप ध्यान दीजिए, अगर जीरो रहेगा तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाए, जीरो आप दे सकते हैं, लेकिन जीरो देने से दिक्कत क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जीरो देंगे तो एक्स वाला तो जीरो हो जाएगा, तो केवल आपको 2y बराबर 10 बचेगा। तो इसमें चर तो एक ही हुआ ना, लेकिन हमको दो चर पढ़ना है, तो दो चर में यहाँ आप जीरो नहीं दे सकते हैं। तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। कब? जब ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, बी बराबर, यानी ए और बी के जगह पे आपको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आगे में अगर कुछ जीरो रहेगा ना तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब एक्स में अगर जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बाई में यहाँ पर अगर जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है एक्स माइनस थ्री वाई बराबर 10, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और भी हो सकता है 4x प्लस 10y बराबर 20, ये भी होगा। फिर लिख सकते हैं 3x प्लस 3y प्लस 10 बराबर जीरो, ये भी हो सकता है। बराबर की साइड अच्छा लिख दी, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर कहीं हमको बोलने में मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ पे समझेंगे कि जहाँ x और y का गुणांक रहेगा ना, अर्थात ए बी और सी, ए बी सी वास्तविक संख्या है, लेकिन ए और बी के जगह पे ना आपको जीरो ना होना चाहिए। बराबर देख के अगर इसे कट किया हुआ है ना, इसका मतलब कि बराबर नहीं, यानी ए के बराबर जीरो ना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण समझे ना, इसका व्यापक रूप क्या होता है जो समझे। देखिए यहाँ पे इसका व्यापक रूप अगर कोई आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या समान रूप यही होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो और बी बराबर, ये तो आपको पहले ही बता दिए, लेकिन व्यापक रूप में केवल ये याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ आपको टर्म एंड कंडीशन याद रखना पड़ेगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसको याद रखने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो और बी बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, ये समझने की आवश्यकता है। आगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं। कैसे? कई लोग क्या कि नहीं सर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो हल होते हैं, नहीं, वो द्विघात बहुपद का दो हल होते हैं। यहाँ देखें कैसे, जैसे यहाँ 2x प्लस 2y बराबर 10 लिखा हुआ है, यदि y का मान हम 1 रखते हैं तो यहाँ 2 गुने 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x तो x का मान 8 आया। फिर अगर y का मान 2 रखे तो x का मान 6 आया। फिर y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान कुछ और आता है। देख रहे हैं y के अलग अलग मानों पे x का अलग अलग मान आ रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, इसका अनेक हल होता है। इसका हल फिक्स है, इसका अनेक हल हो सकता है। ये नहीं कि आपको एक हल दो हल, ऐसा नहीं होता। जितना आपको वैल्यू चेंज कीजिएगा, जितना x का मान चेंज कीजिएगा उतना ही आपका y का मान आएगा, या जितना y का मान चेंज कीजिएगा उतना ही x का मान आते रहेगा। ये फिक्स नहीं होता, ये अनंत होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन में आ जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो बोलिए कि अनेक हल होते हैं। आगे फिर आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, आखिर हल होता क्या है? अनेक हल होता है, तो हल क्या होता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का मतलब होता है ना, जैसे ये कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, या इसका व्यापक रूप लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो एक्स तथा वाई का वह मान जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो को संतुष्ट करता हो। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये लिखा हुआ 2x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर जीरो लिखे तो y का मान आपको कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि x बराबर जीरो रखते हैं और y का मान 10 रखते हैं तो दोनों तरफ 10 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 10 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि x के जगह पे अगर आप 3 रखते हैं, 2 गुने 3, और बाई के जगह पे 4 रखते हैं तो ये संतुष्ट करेगा। कैसे? क्योंकि 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, नहीं दोनों तरफ 10 10 आ जाएगा, ये संतुष्ट किया ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म अर्थात जोड़ा। देखिए इस चैप्टर का नाम ही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, याद रखें। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जहां जहां युग्म लिखा रहेगा वहां वहां जोड़ा समझिएगा। कुछ नहीं, आपको डिफिनेशन याद नहीं रखना, चीजों को समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए ना, तो वही दो चर वाले रैखिक समीकरण को, यानी दो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को अगर हम दो बार लिखते हैं तो ये आपका युग्म बन जाता है। तो ये दोनों जो है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, अर्थात इसको समीकरण फर्स्ट बोलेंगे, इसको समीकरण सेकंड बोलेंगे। ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेगा तो केवल ये होगा या तो ये होगा, युग्म बोलेगा तो दोनों होगा। अब आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब व्यापक रूप तो हम समझे, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, युग्म में क्या बताया कि यही चीज को दो बार लिखना है। यही चीज को आपको दो बार लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ यही चीज है, इसको दो बार लिखना है, युग्म बन जाता है। तो इसके लिए आपका व्यापक रूप आपको याद नहीं रखना, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही व्यापक रूप याद रखना है। युग्म का व्यापक रूप आप खुद से लिख दोगे, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण वन है तो वन वन वन, टू टू टू, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। वही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। इन दोनों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के तीन हल होते हैं। कैसे भाई? तो पहला होता है अद्वितीय या केवल एक हल। द्वितीय का मतलब एक होता है, अद्वितीय का मतलब एक नहीं, द्वितीय का मतलब दो होता है, अद्वितीय का मतलब दो नहीं, अर्थात एक हल होता है। केवल एक होता है या अद्वितीय हल होता है, या अनेक हल होता है, या इसका हल शून्य होता है, अर्थात कोई हल नहीं होता। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, इसका हल तीन ही तरीका से हो सकता है। या तो आपको एक हल होगा, या तो अनेक हल होगा यानी बहुत सारा हल होगा, या तो इसमें कोई हल नहीं होगा। तो आपसे पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होते हैं, तो इसका हल तीन तरीका से समझते हैं। तीनों आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब पहला आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होता है। अभी कुछ देर पहले समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल बस वही चीज है। उसमें लिखना लिखना क्या है कि यदि एक्स और वाई का ऐसा युग्म मतलब जोड़ा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहते हैं। यानी इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए एक्स और वाई का मान, तभी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। आगे अब बता कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का निकाय, निकाय क्या होता है? दो चरों में दो या दो से अधिक रैखिक समीकरण को एक साथ लिखने पर या एक साथ लेने पर बना निकाय रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। यानी कहने का मतलब है, या दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। यदि दो रैखिक समीकरण को अगर एक साथ लेते हैं या एक साथ लिखते हैं तो एक निकाय बनता है। उसी निकाय को दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। अब समझते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय कौन है भाई? इसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं। इसको देखिए बताते हैं। जैसे में एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन बराबर जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स बराबर जीरो, ये एक निकाय के रूप में। हालांकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन ये निकाय के रूप में। ये लिखा हुआ एक्स प्लस वाई प्लस टू बराबर जीरो, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो, ये एक निकाय के रूप का है। तो बस यही निकाय होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो देखिए, आगे आलेख जितने बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा
उतना ही उसका हल होगा। कहने का मतलब अभी कुछ देर पहले नहीं समझे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का या तो एक हल होगा अर्थात अद्वितीय, या तो अनेक हल होगा, या तो आपको कोई हल नहीं होगा। उन तीनों के बारे में बोला है कि आलेख जितना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा उतना ही हल होगा। जैसे एक बार प्रतिच्छेद किया तो एक हल, अगर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं। अगर एक दूसरे के संपाती है, यानी एक ही लाइन पे दो लाइन गया तो बहुत बार प्रतिच्छेद कर रहा है, रिपीट कर रहा, तो अनेक हल होगा। इसका एक होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का नाम, अनुपात, हलों की संख्या तथा उसका आलेख, ये चीजें जानते हैं। आप किसी भी बोर्ड से स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड, कहीं से अगर आप हैं तो आप ये तीनों जो फॉर्मूला है ना, ये तीनों शर्त, इससे आपको एक ना एक सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, 100% आता है, हर बोर्ड में आता है। ये नहीं कि केवल बिहार बोर्ड की बात है, हर जगह आता है। इसमें लिखा हुआ कि A1/A2 बराबर नॉट इजकल टू B1/B2। यदि A1/A2 बराबर नॉट इजकल टू B1/B2 हो तो समीकरण संगत या अविरोधी, इसको याद रखेंगे, संगत या अविरोधी। संगत का एक नाम और क्या है, अविरोधी। इसका हलों की संख्या केवल एक हल होता है, केवल एक या अद्वितीय। इसका जो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी होता है, यानी इस टाइप से इसका ग्राफ होगा। अब सवाल आपको आता है, इस सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, ये आपको सूत्र है, आपका शर्त है। A1/A2 बराबर नॉट इजकल टू B1/B2। इसका नाम क्या है, तो संगत या अविरोधी। इसका हल कितना होगा, तो एक, अर्थात अद्वितीय, केवल एक हल। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी। अब आपसे सवाल ऐसे भी आ जाएगा कि कौन सा समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, तो संगत या विरोधी का। या प्रतिच्छेदी ग्राफ वाले समीकरण जो होते हैं उसका कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं। इसका शर्त क्या होता है, तो ये होता है इस टाइप से। और दूसरा है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट इजकल टू C1/C2, यानी दो को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इस टाइप के समीकरण को असंगत या विरोधी बोलते हैं। आपको लास्ट में बता देंगे, अगर दिक्कत हो रहा है ना तो आपको बता देंगे असंगत या विरोधी होता है। इसका हलों की संख्या शून्य होता है, अर्थात कोई हल नहीं होता है। इसका ग्राफ जो होता है समांतर, यानी इस टाइप से होगा, एक बार भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C, यानी तीनों बराबर हो तो समीकरण संगत या आश्रित होता है। देखिए संगत यहाँ पे दो को आ गया, एक संगत यहाँ, एक संगत यहाँ, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संगत, लेकिन ये संगत या अविरोधी, यहाँ संगत और आश्रित है। संगत और आश्रित कब बोलेंगे, जब तीनों टर्म आपका बराबर रहेगा, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इतना अगर आप समझ गए तो सही है। इसका हलों की संख्या अनंत होता है, अर्थात अनेक हल होता है। इसका ग्राफ संपाती होता है। संपाती क्या होता है, एक लाइन पर दो लाइन अगर गया ना, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, बस यही संपाती होता है। इसका अनेक हल क्यों होता है, क्योंकि एक ही लाइन पे डबल लाइन आप ले जाइएगा तो कई बार इसको कट करेगा ना, कई बार प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसका अनेक हल होता है। इसको याद करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बता दिए हैं, पिक्चर बना दिए। प्रतिच्छेदी इसको कहते हैं, समांतर इसको कहते हैं, संपाती इसको कहते हैं। इसके लिए एक बन गया, आपको टेबल बना दिया गया है। A1/A2 बराबर नॉट इजकल टू B1/B2, तो इसको संगत या अविरोधी कहते हैं। इसका केवल एक या अद्वितीय हल होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में होता है। दूसरा जो है ना, A1/A2 दो को बराबर, तीसरा बराबर नहीं था, कुछ देर पहले बताए थे, इसको असंगत या विरोधी बोलते हैं। इसका कोई हल नहीं होता है। इसका जो ग्राफ होता है समांतर रेखा के रूप में होता है। आगे जो होता है, तीनों बराबर होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको संगत या आश्रित बोलते हैं। आश्रित कब बोलेंगे, जब तीनों बराबर हैं। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात अनंत, अंततः अनेक हल होते हैं। इसका ग्राफ संपाती होता है, अर्थात संपाती क्या होता है आपको बताएं, ये संपाती होता है, ये समांतर होता है, ये प्रतिच्छेदी होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि संगत को विरोधी बोलेंगे कि अविरोधी बोलेंगे। याद रखिएगा, संगत जो है ना, इसमें तीन तीन अक्षर है, संगत, सगत यानी संगत है, तो तीन को बोला आपको, चार को बोला बोलना, यानी 4 अंक वाला बोलना है। तो संगत है तीन, तो 4 अविरोधी, और चार को बोला मैं आपको, तीन को बोला बोलना है। यानी पहले अगर संगत बोल रहा है तो ये अविरोधी होगा,
और पहले असंगत बोल रहा था यानी विरोधी होगा, और ये जो क्या हो, संगत और आश्रित तीनों बराबर हो। आगे बढ़ते हैं, ये तीनों आप समझ गए होंगे अच्छा तरीका से। अब बता, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। एक ग्राफीय विधि होता है, एक बीजगणितीय विधि होता है। तो ग्राफीय विधि में तो आप एक ही प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन बीजगणितीय विधि से हल करने का कई तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है ना, मुख्य रूप से इसे 5 तरीका, एक और तरीका 6 तरीका होता है, लेकिन आपके बुक में अब 3 ही तरीका का जो है मतलब मुख्य रूप से ये किया गया है, बताया गया है। लेकिन 5 तरीका कौन कौन है? पहला तरीका तुलनात्मक विधि है, दूसरा प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वर्गगुणन है, फिर आपका अनुपात निर्णय विधि है। तो ये जो अनुपात निर्णय विधि है और तुलनात्मक विधि है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10th में। आपको केवल एक, आपको बता देते हैं यहाँ पे, आपको केवल पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, केवल 1, 2 और 3। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर से टिक मारे हैं ना, अर्थात प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विलोपन का एक नाम और है लुप्तीकरण या वर्गगुणन विधि। ये तीनों विधि के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट और लास्ट वाला जो है ना, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विलोपन विधि का कुछ रूल होता है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा ना तो समझ में आएगा। विलोपन विधि में रूल क्या होता है कि दोनों चिन्ह अगर समान है या दोनों चिन्ह समान रहने पर घटाने पर लिखा जाता है। जैसे लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 10, 6x प्लस 8y बराबर 12। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो यहाँ अगर जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे घटाने पे लिखना हो, क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम, यानी दोनों का चिन्ह आपका सेम रहेगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। ये अगर दोनों माइनस में होगा तो घटाने पे, यानी घटाने पे चिन्ह जो होता है चेंज होता है, आपको बताएंगे। अगर अलग अलग चिन्ह रहने पर, यानी अलग अलग चिन्ह रहने पर इसको लिखते हैं जोड़ने पे। इसका उदाहरण क्या होगा? बस इसका उदाहरण केवल यही होगा कि एक प्लस है एक माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस रहेगा ना, जैसे कोई भी, यहाँ पे आपको बताते हैं, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो इसको क्या लिखिएगा? जोड़ने पे। जोड़ने पे कब लिखना है? जब इसका चिन्ह आपको क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, अर्थात एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा। अब आता है कि नोट में क्या दी, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। नहीं, घटाने पर लिखे ना तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाता है। और कहने का मतलब प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। लेकिन जोड़ने पे कोई चीज चेंज नहीं होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्लस प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, और घटाने पे जो होता है प्लस प्लस, जो प्लस प्लस रहेगा तो घटाने पे लिखना है, माइनस माइनस रहेगा तो घटाने पे लिखना है। अगर दो तरह के चिन्ह रहेगा, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, या प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो जोड़ने पे लिखना है। तो बस दो चर वाले रैखिक समीकरण जो था ना, इसमें केवल और केवल इतना ही तक आपको पढ़ना था। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 जहां तक आपको होगा ना, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।